हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन जेट। हम लोग बेसिकली जीएस पावर बूस्टर कर रहे थे, उसी का पार्ट हमने फिर से स्टार्ट किया है, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और ये हर एक वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, तो आप लोग इसे सीरियसली ध्यान से देखें। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चुंबकीय वेधशाला की बात करते हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट भी हम लोग देख लेते हैं। 30 मार्च 2015 को पोर्ट ब्लेयर का उद्घाटन हुआ था। इसे डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, तो इसका उद्घाटन हुआ था, तो बेसिकली इसका किस लिए किया गया था? बेसिकली भूकंपीय गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रेड बेसिन। तो रेड बेसिन जो है कहाँ पर स्थित है? चीन में अवस्थित है। ठीक है, अब सुदूर पूर्व चावल का कटोरा किसको बोला जाता है? म्यांमार को। ठीक है, तो चावल का कटोरा हम किसे बोलते हैं? सुदूर पूर्व चावल का कटोरा किसे बोलते हैं? म्यांमार को। ठीक है, अब हम लोग कुछ म्यांमार के बारे में भी फैक्ट जान लेते हैं। ठीक है, तो म्यांमार में करीब 89% क्या है वहाँ पे? बौद्ध हैं। ठीक है, और म्यांमार को सबसे पहले क्या बोला जाता था? वर्मा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इसकी राजधानी जो है ये है नैपयिदा। नैपयिदा इसकी राजधानी है। ठीक, तो कुछ फैक्ट इस तरीके से हो गया। अब हम लोग भारत में देखते हैं, तो भारत में चावल का कटोरा किसे बोला जाता है? आंध्र प्रदेश को। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की क्या भाषा है? तेलुगु है और उर्दू है। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। ये पहला ऐसा स्टेट है जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था। इसकी जो राजधानी है हैदराबाद है, जो अस्थायी है। ठीक है, और विश्व में चावल का कटोरा किसे बोला जाता है? वियतनाम को। ठीक है, तो विश्व में चावल का कटोरा वियतनाम को बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बरमूडा त्रिकोण की। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं बरमूडा त्रिकोण की। तो बरमूडा त्रिकोण कहाँ पर अवस्थित है? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, पश्चिमी भाग का क्षेत्र है बरमूडा त्रिकोण, जिसको बरमूडा ट्रायंगल भी बोलते हैं। ठीक है, अब सारणी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? हरदोई में अवस्थित है। ठीक है, इसी तरीके से ओखला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में। ठीक, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो कितने? 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछता है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर अवस्थित है? लखनऊ में अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब हुआ? 1986 को हुआ। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि कब थी? 81 ईसा पूर्व थी। ठीक है, अब हम लोग और देखते हैं फैक्ट। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 ये कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद से हल्दिया तक है। ठीक है, कुछ और हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। तो ये जो इलाहाबाद से हल्दिया तक है, इसमें बीच में कौन कौन से शहर आते हैं? तो पहला आपका इलाहाबाद तो आएगा ही आएगा, वाराणसी भी आएगा, मुगल सराय, बक्सर, आरा, पटना, मुंगेर, भागलपुर, फरक्का, कोलकाता और लास्ट में क्या आएगा? हल्दिया आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग और फैक्ट देखते हैं। भारत के समुद्र के किनारे पर स्थित कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। तो इन राज्यों का भी हम लोग देख लेते हैं सीक्वेंस क्या क्या है। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इस तरीके से 9 राज्य हैं जिनकी सीमाएं जो है किस पर अवस्थित है? इनकी सीमाएं जो है समुद्र तट पे, ठीक है, किनारे पर है। उसके बाद हम देखते हैं और भी फैक्ट। रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कब कहा था? 1991 से लेके 2000 तक के टाइम को हम बोलते हैं रोजगार विहीन वृद्धि का दशक। ठीक है, उसके बाद है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में अवस्थित है।
ठीक है, तो आगे इसी तरीके से हम और देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मेरठ में है। विश्व का चीनी का कटोरा किसको बोलते हैं? बोलते हैं क्यूबा को। विश्व के चीनी का कटोरा क्यूबा को बोलते हैं। लाल स्याही किससे बना होता है? इओसिन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है, ठीक है। उसके बाद मूल्य संवर्धित कर जिसको वैट बोलते हैं, ये कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2005 को। तो वैट कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2005 को, ठीक है। कुछ इसके बारे में फैक्ट और जान लेते हैं। इसे हम इंग्लिश में वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। ये बेसिकली क्या होता है? इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कर होता है, ठीक। ये किस पे लगाया जाता है? वस्तु तथा सेवा पर लगाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? बेसिकली उत्पादन के हर एक पड़ाव पर जो है इसमें कर लगता है, जिससे क्या होती है? ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारा, ठीक। अब हम देखते हैं प्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं। तो प्रत्यक्ष में संपदा कर या संपत्ति कर जिसको बोलते हैं वेल्थ कर, ठीक। फिर है हमारा आय कर जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स। फिर निगम कर जिसको बोलते हैं कारपोरेट टैक्स। तो इस तरीके से जो है हमारे प्रत्यक्ष कर हो गए। अप्रत्यक्ष कर की हम बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? उत्पादन कर जिसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी, बिक्री कर जिसको बोलते हैं सेल्स टैक्स, फिर सीमा कर, सीमा शुल्क जिसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, फिर सर्विस टैक्स होता है जिसको बोलते हैं सेवा कर, ठीक है। ये अप्रत्यक्ष कर होते हैं, ठीक। अब हम और कुछ देखते हैं फैक्ट। चेन्नैया समिति ये किस लिए बनाई गई थी? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर के सुधार के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखें। अब जो शराब हमारे बिकती है वो इस पे किसका अधिकार होता है? राज्य सरकार का। तो उत्पादन कर जो इस पे लगता है कि कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाती है, ठीक है। मोड वेट ये क्या है? उत्पाद कर है, ठीक। अब कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। कैपिटल गेन टैक्स यानी संपत्ति विक्रय। तो ये टैक्स किस पे लगता है? संपत्ति के विक्रय पे लगता है, ठीक है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी किस पे लगता है? फैक्ट्री निर्मित वस्तु के ऊपर लगता है, ठीक। अभी ये सब हम लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर में देखे हैं। फिर कस्टम ड्यूटी किस पे लगता है? आयात पे, कोई चीज़ अगर हम आयात करते हैं, ठीक। और कारपोरेट टैक्स किस पे लगता है? आय या कंपनी पर लगता है कारपोरेट टैक्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा फैक्ट जो है ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या क्या हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे एसएससी हो या आईएएस हो या पीसीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम के लिए, या बैंक हो, कोई भी एग्ज़ाम के लिए जहाँ पे जीएस आता है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबका क्या है? निचोड़ है, ठीक है। तो अब हम लोग फिर देखते हैं आगे। तो बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ये था सर एंड्रयूज फ्रेजर, ठीक है। तो ये थे उस समय बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। अब देखो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड कर्जन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो तो ठीक है, बट कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्ज़ाम के टाइम में जो है उनको हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करके जाते हैं, ताकि वो उनके चांसेस क्या होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में हम पूरा सिलेबस तो कवर नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, कुछ जो है पॉइंट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम पढ़ के जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया था, ठीक, तथा कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। किसने की थी? ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने, ठीक। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था और कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने की। ये कब घोषणा हुई थी? 12 दिसंबर 1911 को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी फैक्ट है। अब ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे किससे? स्वदेशी आंदोलन से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद
वंदे मातरम जिस भांति आंदोलन का शीर्षक गीत बना, ठीक है, वो किसका था? स्वदेशी आंदोलन का, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था, वो कौन सा आंदोलन था? होम रूल आंदोलन, ठीक है। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद हम लोग और देख लेते हैं, जिसे समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जाता है तथा दार्शनिक अराजकतावादी की श्रेणी में रखा जाता है। कौन है? गांधी जी, ठीक। पहला तुर्क शासक जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए तथा 2 प्रमुख सिक्के चांदी का टंका तांबे का जीतल प्रचलित किया, ठीक, वो कौन था? इल्तुतमिश था, ठीक है। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा तथा दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित करने वाला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश ही था, ठीक है। अब रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? गयासुद्दीन बलबन ने, ठीक, रक्त और लौह की। फिर गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को जिसने खलीफा का सहायक कहा, वो कौन था? बलबन था। कौन था? बलबन था, ठीक है। उसके बाद घड़ी और गृहकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली व मूल्य नियंत्रण पद्धति लागू करने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ये खिलजी वंश का शासक था ना, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये था तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का जो द्वितीय युद्ध था, इससे जो है भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई थी, ठीक है। नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन फारसी त्योहार नैरोज को आरंभ करवाया। सिजदा पैबोस को प्रथा आरंभ करवाने जैसे कार्य किए, वो भी कौन था? बलबन ही था। हिंदी खड़ी बोली के जनक, तबला व सितार व प्रचलन करवाने वाले तूतीय हिंद अमीर खुसरो दरबारी कवि रहे, किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के ही थे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको आप लोग जो है याद कर लें, ठीक है। उसके बाद प्रियदर्शिका रत्नावली व नागारंग नाटक के रचयिता कौन थे? हर्षवर्धन थे, ठीक। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में वर्णन मिलता है किसका? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का। तो 16 महाजनपद भी आप लोग प्रॉपर वे में पढ़ लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो अगर मैं सब कुछ बताने लूँगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप इसको पढ़ लीजिएगा। अवंती नरेश चंड प्रकोथ के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए बिम्बिसार ने भेजा था। किसे भेजा था? राजवैद्य जीवक को भेजा था, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन श्रावस्ती नगर के विन्यास की आकृति कैसी थी? अर्धचंद्राकार। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखे हैं, ठीक है। आधुनिक मालवा व मध्य प्रदेश के कुछ भागों से मिलकर बने महाजनपद का नाम क्या था? अवंती। क्या था? अवंती था, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं, खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी की भर्त्सना की थी। किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दो ही थे व्यक्ति जो स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी, इनका नाम हमेशा हर जगह आता है। हिंदू की तरफ से आपके महात्मा गांधी थे, मुस्लिम में मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। किसने त्याग दी थी? हकीम अजमल खां ने।
हकीम अजमल खां ने इसकी पद को त्याग दिया था। ठीक है। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया, जिसके विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। किसे चुना गया था? महात्मा गांधी। दो ही मेन थे, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। तो इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी कहानी जो है स्वतंत्रता की घूमती रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति था। कौन था? लॉर्ड वेवेल। ये भी एग्ज़ाम में पूछ रखा है, तो इसलिए सब एग्ज़ाम में पूछे क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। कहाँ से हुआ था? बम्बई से हुआ था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई से प्रारंभ हुआ था। करो या मरो, इस मंत्र का आशय है या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। गांधी जी का यह कथन संबंधित है, किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन में ही करो या मरो का नारा लगा था। ये बहुत क्वेश्चन पूछ रखा है। वर्ष 1940 से 45 के दौरान 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन थे? सबसे ज़्यादा समय तक अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक। उत्तर प्रदेश का जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार बनी, बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में। चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में बनी थी। ठीक है। भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने वाली नेता थी अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया। इन्हीं के नाम पे मनोहर लोहिया हॉस्पिटल भी है ना। ठीक है। अब देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर नाइटहुड की उपाधि परित्याग दी थी। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखे हैं। किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। अब और देखते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था? महात्मा गांधी को। ठीक है। फिर है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का साथ दिया था। किसने दिया था? राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। ठीक। उसके बाद हम देखते हैं गांधी को पूना आगा खां महल में नज़रबंद रखा गया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को पूना के आगा खां महल में नज़रबंद रखा गया था। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर है चंपारण में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य था। तिनकटिया प्रथा जो थी इसमें 3/20 भूभाग पर नील की खेती होती थी। मतलब अगर पूरा 20 है तो 20 में से 3 भाग पे चंपारण में तिनकटिया मीन्स इसमें 20 में से 3 पे जो है ये नील की खेती करना आवश्यक था। ठीक। नील की खेती के संबंध में चंपारण कहाँ पर है? बिहार में। महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजकुमार शुक्ल ने। किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल ने। ठीक। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह किया। यही चंपारण वाला किया था 1917 में। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है। फिर आगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद की सहायता से इस्तीफा दिया था। किसने? शंकरन नायर ने। ठीक। साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत आया। इसकी नियुक्ति की गई थी किस लिए? 1919
1919 में जो एक्ट थी उसकी समीक्षा है तो, ठीक है। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसमें कोई सदस्य भारतीय नहीं था। ये वन लाइनर टाइप का है, लेकिन जो ये क्वेश्चंस हैं उसको डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को पढ़ना है। मैं केवल इसको क्या कर रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जिसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, किसने दिया था? लॉर्ड इरविन ने सुझाव दिया था। फिर है जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार ओ डायर को लंदन में मार डाला था, किसने मारा था? ऊधम सिंह, ठीक है। वह जेल जिसे गांधी ने मंदिर का नाम दिया था वो कौन सा जेल था? यरवादा जेल, ठीक। साइमन कमीशन के अध्यक्ष जॉन साइमन संबंधित थे उदारवादी दल, लिबरल पार्टी से थे वो, ठीक है। गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा, किसने कहा था? लॉर्ड लिथांगो ने, ठीक है, लॉर्ड लिथांगो ने। भारत को डोमिनियन स्थिति अपना संविधान बनाने का अधिकार तथा किसी भी प्रांत या राज्य को भारतीय संघ से बाहर रहने का अधिकार जैसे प्रस्ताव की घोषणा की थी, किसने? क्रिप्स मिशन ने, ठीक है। भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उससे बहुत सी जो है चीज़ें जो है भारतीय संविधान में ली गई थी, उसको मिनी संविधान भी बोलते हैं। कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी को की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया वो कौन सा था? अमृतसर अधिवेशन 1919, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय संबंधित थे उग्र राष्ट्रवाद से, ठीक है, उग्र राष्ट्रवाद से ये संबंधित थे। सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ कटजू, ठीक है, भूला भाई देसाई आदि ने वर्ष 1945 की पैरवी की, मुकदमे की पैरवी की थी आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों की, ठीक है। तो ये हो गया। अब कुछ प्रमुख व्यक्ति हम देख लेते हैं और उनके कार्य भी देख लेते हैं, ठीक है। अब दादा भाई नौरोजी को हम देखते हैं। WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। 3 बार 1986 ईस्वी 1886 में, 1893 में और 1906 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी इन्होंने, ठीक है। ये बहुत ही ओल्ड पर्सन थे ये। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ, ठीक है, कॉमन्स के लिए चुने जाते, ठीक है, कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। अपने निबंध पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के अपवाह सिद्धांत पर प्रकाश डाला था इन्होंने। और गुजराती पत्रिका जो थी रस्त गुफ्तार को भी आरंभ किया था, ठीक है। अब देखते हैं बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। 1881 ईस्वी में पुणे से केसरी, जो किस लैंग्वेज में थी? मराठी भाषा में, और मराठा जो किस में थी? अंग्रेजी भाषा में, नामक समाचार पत्र का प्रकाशन इन्होंने किया था, किसने? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था, किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था, ठीक। गरम दल से संबंधित थे,
दो दल थे, नरम दल और गरम दल, तो ये गरम दल से संबंधित थे। 1908 ईस्वी में उन्हें केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष की सजा दी गई थी। ठीक है। महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी महोत्सव एवं गणपति पर्व प्रारंभ किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, गणपति पर्व जो मनाया जाता है, गणपति बप्पा मौर्य, ये क्या है, बाल गंगाधर तिलक जी की देन है। 29 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना, ठीक है, की थी। प्रथम कथन था प्रमुख, यानी प्रमुख कथन इनका क्या था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे लेकर रहूँगा मैं। ठीक है, तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, ये इनका जो था कथन था। अब हम लोग देखते हैं भगत सिंह। भगत सिंह, ठीक है, शहीद आजम भगत सिंह का जन्म, ये शहीद हो गए थे 27 सितंबर 1907 में बंगा, ठीक है, लायपुर जिले, अब जो है किस में है, पाकिस्तान में है, में हुआ। 1926 ईस्वी में इन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया था। ठीक है, इन्होंने 1929 में दिल्ली विधानसभा में बम फेंका था। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली विधानसभा में इन्होंने क्या था, 1929 में बम फेंका था। ठीक है, इन्हें 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र मुकदमे में फांसी दे दी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट पूछता है, 23 मार्च 1931 को। अब हम लोग देख लेते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। तो 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में जन्म हुआ था। ठीक है, 1897 में कहाँ हुआ था, कटक, जो कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा राज्य में। 1920 ईस्वी में ICS की परीक्षा में उन्हें चौथा स्थान मिला था। बहुत ही ब्रिलियंट भी थे ये। 1938 ईस्वी में हरिपुरा यानी गुजरात में, ठीक है, और 1939 ईस्वी में त्रिपुरी, ठीक है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की विधिवत स्थापना की थी इन्होंने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें देश नायक की उपाधि दी थी। ठीक है, इन्होंने जय हिंद का नारा लगाया था। ठीक, माना जाता है कि बैंकॉक से टोक्यो जाते समय 18 अगस्त 1945 को ताइपी के निकट उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। मीन्स अभी तक उनके बारे में एग्जैक्ट पता नहीं है, लोग अनुमान लगाते हैं। अब हम लोग देखते हैं BR अम्बेडकर जी के बारे में, जिन्होंने जो है हमारा संविधान दिया, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ठीक, 1920 ईस्वी में द ऑफ इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की थी। ठीक है, बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना, ठीक, 1942 में ईस्वी में। अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना 1942 में। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का आरंभ, मूक नायक पत्र का संपादन भी किया। ठीक, इनकी मृत्यु जो हो गई थी 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। वर्ष 2016 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 61वीं पुण्यतिथि थी 2016 में। तो 2016 में 61वीं थी, तो अब आप जोड़ लें उस हिसाब से 2020 में क्या है, 21 में क्या है। ठीक है, अब हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में देखते हैं। जन्म इनका हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, 1869 में। ठीक, चंपारण आंदोलन 1917, गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह था। खेड़ा आंदोलन 1918 में था।
अहमदाबाद आंदोलन 1918 ईस्वी में मिल मालिकों के विरुद्ध था। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी तक। गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना राजनैतिक गुरु माना था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले ने उन्हें आदेश दिया कि भारत में प्रथम वर्ष खुले कान के साथ लेकिन मुंह बंद कर व्यतीत करें। ठीक, इनको सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने तथा महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कभी कभी क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था, इसलिए इसको ध्यान से देखें। दक्षिण अफ्रीका के पीटरमारिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। ठीक है, इन्होंने सत्याग्रह व अहिंसा पर बल दिया था। ये अहिंसा पे बल दिए थे, हिंसावादी नहीं थे। ठीक, कुछ संबंधित तथ्य देख लेते हैं। अनुच्छेद 50 देखते हैं। अनुच्छेद 50 क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। मीन्स कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को, कार्यपालिका में हमारे नेता और ये जो हैं ये लोग कार्य जो करते हैं, न्यायपालिका जिससे हमें न्याय मिलता है, तो दोनों का पृथक्करण किस में है, किस अनुच्छेद में? 50। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 52 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति है। ठीक, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। 55 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, कैसे राष्ट्रपति को चुना जाता है। ठीक, 56 में क्या है? राष्ट्रपति की पदावधि, कितने टाइम तक रहते हैं राष्ट्रपति? 5 ईयर्स होते हैं राष्ट्रपति की। 58 क्या है? राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। 63 भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक, 64 में क्या है? उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। ठीक, 65 क्या है? राष्ट्रपति के पद से में आकस्मिक रिक्त या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। ठीक है, अब हम 66 देखते हैं क्या है। 66 है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 है उपराष्ट्रपति की पदावधि। और 164 है मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। और 249 है राज्य सूची के विषयों के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। ये 249 है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग देखें। ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन आप लोग इसको ध्यान से देखें। प्रमुख केंद्र व उनसे संबंधित खनिज। मकुम, केंद्र यानी क्षेत्र। ठीक है, मकुम में क्या होता है? खनिज, कोयला। ठीक है, फिर उसके बाद डल्ली राजहरा, ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़, इसमें लौह अयस्क। ठीक है, कोरापुट, इसमें बॉक्साइट होता है। ठीक है, चित्रदुर्ग, इसमें होता है मैंगनीज। बादाम पहाड़ यानी उड़ीसा, इसमें लौह अयस्क। ठीक है, कोडरमा झारखंड में अभ्रक। ठीक है, मूसाबानी झारखंड में तांबा। रवा, ठीक है, कृष्णा और गोदावरी जो है अपतटीय क्षेत्र में खनिज तेल। तो खनिज तेल ऐसे ही जगह पे होता है। ठीक है, विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में कोयला। विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में कोयला। झरिया झारखंड में कोयला। झा से झरिया, झा से झारखंड। ठीक है, क्योंझर में लौह अयस्क। ठीक है, खेतड़ी यानी राजस्थान में तांबा। कुंद्रेमुख, ठीक है, चिकमंगलूर में क्या है? लौह अयस्क। ठीक है, कोरापुट में क्या है? एल्यूमिनियम है। सिंगरेनी में क्या है? कोयला है। ठीक, पन्ना और सतना में क्या है? हीरा। ठीक है, जादूगुड़ा
सिंहभूम झारखंड में क्या है? यूरेनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछते हैं। ललितपुर उत्तर प्रदेश में भी यूरेनियम मिलता है, ठीक है, लेकिन बहुत क्वांटिटी में कम है। इंडिया में यूरेनियम नहीं, थोरियम बहुत ज़्यादा है। कोल्लम केरल, इसमें मोजाइट ये मिलता है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं विविध, कुछ और देख लेते हैं, ठीक है। इगारका बंदरगाह कहाँ पर है? रूस में है, ठीक है। फिर है व्यर्थतम समुद्री व्यापार मार्ग, ये उत्तरी अटलांटिक महासागरीय समुद्री मार्ग है, समुद्री मार्ग है, ठीक है। सुपीरियर झील, ये कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका के किनारे स्थित शहर है। सुपीरियर झील नॉर्थ अमेरिका के किनारे स्थित शहर है, ठीक है। डुलुथ, थंडर बे, ठीक है, ओंटारियो, ये जो है शहर इसमें है, ठीक है। अमेरिका की मिशिगन झील पर स्थित है कौन सा? शिकागो शहर। तो शिकागो शहर पूछेगा किस झील पर स्थित है, तो अमेरिका की मिशिगन झील पर, ठीक है। फिर है न्यूयॉर्क में इरी झील पर स्थित कौन सा है? बफेलो शहर। तो बफेलो शहर जो है न्यूयॉर्क में इरी झील पर स्थित है। डेट्रॉयट नदी के तट पर स्थित है डेट्रॉयट शहर, ठीक है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद जिन राज्यों के बीच है, तो कावेरी नदी का जो जल विवाद है काफ़ी प्रचलित है, ये कौन कौन से है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कह रहा है जम्मू कश्मीर में स्थित दुलहत्ती हाइड्रो पावर स्टेशन स्थित है चिनाब नदी पर, किसमें है? चिनाब नदी। चंबल परियोजना संबंधित है राजस्थान और मध्य प्रदेश से, ठीक। गांधी सागर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। एवं जवाहर सागर राजस्थान, संबंधित है किससे? चंबल घाटी योजना से। चंबल घाटी में ये सब आते हैं ना। पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिण पश्चिम सीमा मिस्र से जिस देश की लगती है वो है इजराइली। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विश्व की झीलें देख लेते हैं और उससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। अब हम वान झील देखते हैं, ये कहाँ में है? तुर्की में। महत्वपूर्ण सर्वाधिक खारी झील है, तो वान झील जो है सबसे अधिक खारी झील है। तंगानिका झील, ये विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है, तो विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। टीटीकाका झील, आप लोग पता लगाइए कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, दूसरे नंबर की तो ये है, ठीक है। अब देते हैं टीटीकाका झील, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है, ठीक है। सुपीरियर झील, सुपीरियर अमेरिका व कनाडा विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल के अनुसार, ताजे पानी के। फिर हम देखते हैं विक्टोरिया झील, अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जिससे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, केन्या, युगांडा, तंजानिया, ठीक। लेक मिशिगन, यूएसए के शिकागो में स्थित लेक मिशिगन जनवरी 2016 में आए ब्लिज़ार्ड के कारण पूर्णतः बर्फ में तब्दील हो गया, तो लेक मिशिगन जो है पूर्णतः जो है बर्फ में तब्दील हो गया। मृत सागर इजराइल, वेस्ट बैंक, जॉर्डन में स्थित या लवड़ी झील पृथ्वी पर निम्नतम ऊंचाई पर रखती है, पृथ्वी से न्यूनतम ऊंचाई पर यह है मृत सागर झील है। बैकाल विश्व की प्राचीनतम, ठीक है, प्राचीन सबसे पुरानी, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील लगभग इतना मीटर रूस के साइबेरियन क्षेत्र में स्थित है, पर्ल ऑफ साइबेरिया इसको बोलते हैं, नाम है इसका। तो विश्व की सबसे गहरी झील है ये, ठीक है।
विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है? टंगानिका। और पहली है हो गई हमारी विश्व की बैकाल झील। थोड़ा और बचा है, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम लोग सूची मिलान और देख लेते हैं। ये रोग से संबंधित टाइफाइड, ठीक है, ये किस उससे होता है? जीवाणु से ये होता है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। तो टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से। हैजा, जिसको हम बोलते हैं कालरा, ठीक है, हैजा क्या किससे होता है? हैजा होता है विब्रियो कॉर्लेरी जीवाणु से, विब्रियो कॉर्लेरी जीवाणु से। तो कालरा है तो कॉर्लेरी इसमें आएगा ही। चेचक मुक्त, गिनी वर्मा रोग मुक्त, पोलियो मुक्त देश भारत। चेचक मुक्त, गिनी वर्म रोग मुक्त, पोलियो मुक्त रोग देश भारत। मेंटाक्स ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसको बोलते हैं टीबी, त्वचा परीक्षण या मेंटॉक्स परीक्षण इसमें किया जाता है। ये किसके लिए होता है? क्षय रोग यानी टीबी होता है, ठीक है। नाइट्रोक्लोरोफार्म सूक्ष्म जीवरोधी है, कवकनाशी, तृणनाशक, कीटनाशक है। नाइट्रोक्लोरोफार्म का हम यूज इसलिए करते हैं। कुनैन जो होता है ये बेसिकली मलेरिया उपचार के लिए होता है। ये कहाँ मिलता है? सिनकोना पौधे की छाल में मिलता है ये कुनैन। इडेफिक मृदा की भौतिक व रासायनिक विशेषताओं से संबंधित है, इडेफिक, ठीक है। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का यूज़ किया जाता है, प्लाज्मा का, ठीक। बॉक्साइट, बॉक्साइट का है एल्युमिनियम का एक अयस्क है। निकट दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं मायोपिया, तो इसमें हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? ये है अवतल, ठीक है, इसको नतोदय अपसारी लेंस भी बोलते हैं, ठीक है, अवतल। ये क्या करता है? रे को क्या करता है? सिकोड़ता है। प्रकाश वर्ष किस लिए यूज होता है? दूरी मापने का है, ठीक। थर्मो रेसिस्टर, ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है, थर्मोरेसिस्टर। पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ जो होता है झूठ का पता लगाने का एक यंत्र होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है बेसिकली, जब अगर झूठ बोलता है आदमी तो क्या होता है, हार्ट की बीट से पता लगा लेता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है अनंत होती है। समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है, समतल दर्पण क्या होता है? स्ट्रेट होता है ना, तो उसमें वक्र होगा नहीं, वक्र जो होगा उसी में तो तुम्हारा क्या होगा? त्रिज्या होगी, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं विभिन्न अनुसंधान एवं केंद्र स्थल देख लेते हैं। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? त्रिची, जिसको त्रिचनापल्ली बोलते हैं। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान करनाल, ठीक है, करनाल। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है। फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये पूरा है इसका फॉर्म, हैदराबाद में है, ठीक है। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजा मुद्री में है। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान वाराणसी में है, ठीक है। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में है। केंद्रीय धान अनुसंधान कटक में है। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय मेरठ में है। भारतीय मृद विज्ञान संस्थान भोपाल में है। सस्य वनिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी में है। पौध संरक्षण संगरोग भंडारण निदेशालय कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र
गाजियाबाद में है। गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल में है। दाल अनुसंधान निदेशालय कानपुर में है। चावल अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद में है। सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? करनाल में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान मनीला में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन पटना में है। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय धान जीन बैंक कहाँ पर है? फिलीपींस में है। ठीक है। अब हम देखते हैं वन्य जीव अभयारण्य और उसकी अवस्थिति। ये सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। वन्य जीव अभयारण्य और उसकी अवस्थिति। ठीक है। शुक्ला फांटा कहाँ पे है? नेपाल में। दाचीगाम जम्मू कश्मीर में है। केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। पेरियार केरल में है। लामजाओ मणिपुर में है। तो इस तरीके से ये हमारा वीडियो फिनिश होता है। अगला वीडियो में फिर बूस्टर लेके आऊँगा। कुछ अगर मिस्टेक्स होते हैं तो आप लोग कृपया उसमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियोज़ लेकर आता रहूँ।